भारत सरकार ने आने वाले जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना कराने का भी ऐलान किया है। इस बारे में और बात करते हैं। हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। सरकार के इस फैसले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जब आपने इस फैसले का जिक्र किया है तो मैं बस इस बात को जानकारी के लिए बता देता हूं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये विषय नहीं था। हाँ, आरएसएस और बीजेपी ने हमेशा इसको देश को तोड़ने वाला विषय जरूर बताया है। लगातार हमारी पार्टी, हमारा संगठन इसकी मांग कर रहा था और मैंने जब राष्ट्रपति भाषण में अपनी बात की शुरुआत की थी तो जातिगत जनगणना को होना चाहिए ये मांग की थी। दिल्ली में जो एक बड़ा आंदोलन बुलाया, जो आप मीडिया के साथ ने कवरेज किया था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, उसमें भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मांग यही थी, प्रथम मांग यही थी। और जब उत्तर प्रदेश में हम समीक्षा आंदोलन हमने शुरू किए हैं, मीटिंग शुरू की है, उसमें भी हमारी फर्स्ट मांग यही कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और उसके आर्थिक आंकड़े भी जारी होने चाहिए। तो मैं सरकार के किसी भी कदम को, क्योंकि घोषणा करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, इन दोनों में फर्क है। तो जब ये हो जाएगी, क्योंकि जहां तक मुझे आइडिया है, अभी तो ये भी नहीं बताया गया कि उसमें क्या क्या टेबल होंगी, किन किन चीजों को उसमें रखा जाएगा, क्या उसमें आर्थिक आंकड़े आएंगे नहीं आएंगे, और ये किस किस जातियों की होगी, सभी जाति, सामान्य जाति की होगी, पिछड़े जातियों की होगी, या फिर जैसे 2011 में एक खेल हुआ था कि पहले कहा कि सेंसस करा रहे हैं, बाद में उसको जो है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का नाम देके और उसके आंकड़े भी जारी नहीं किए गए थे, जो यूपीए सरकार में होता है। क्या ऐसा होगा? तो अभी ये देखने का विषय है। अभी तो सिर्फ जो है घोषणा की गई। घोषणाएं तो बहुत सारी चीजों की हुई थी। घोषणा तो ये भी हुई थी कि देश जो है विकसित राष्ट्र बन जाएगा, देश जो है हमारी इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन हो जाएगी, बहुत सारी घोषणा होती है। लेकिन धरातल पर सच का तब पता लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब ये विषय भारतीय जनता पार्टी का था ही नहीं, तो इसको ये इसी तरह से भी देखा जा रहा है कहीं आने वाले चुनाव के मद्देनजर भी को जोड़कर भी, जैसे बिहार चुनाव के जोड़कर भी, तो ये घोषणा नहीं की गई। चंद्रशेखर भाई, जैसा इसलिए मेरा ये शक है, ये मेरी शंका है, मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की शंका है कि ये सिर्फ हो सकता है घोषणा हो, ये ना कराई जाए। और मैं चाहता हूं, मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अगर सरकार जिस दिन इसको करा देगी और उसके आंकड़े जारी कर देगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जैसे जातिवाद एक बीमारी है, तो जातीय जनगणना उसका एक संपूर्ण इलाज। जातीय जनगणना होगी तो जानकारी आएंगी तो शायद लोगों को पता लगेगा कि उनको उनकी संख्या क्या है, उनको मिला क्या है, किस पे पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, बिंद्र, केवट, मल्ला, राजभर पे, जाट, गुजर, यादव, लोधी पे कितने ट्रैक्टर है, कितनी 4 पहियों गाड़ी है, कितनी 2 पहियों गाड़ी है। जैसे और जातियां शेड्यूल कास्ट की, चमार, जाटव, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, धानुक, इनको पता लगेगा कि इनके पास कितनी जो है जमीन है, रहने के योग्य, कृषि योग्य, खेती के योग्य और बिजनेस के योग्य, किस पे कितना व्यापार है, कितना धन संचय, सब कुछ सामने आएगा। सामान्य जातियों पे भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों पे किस तरह की स्थिति है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक, ये सामने आएगा। इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है। जैसा आपने कहा कि जैसे शुरू में लग रहा था कि सरकार जातीय जनगणना के फिलहाल पक्ष में नहीं है, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मन बदल गया, सरकार का ऐलान हो गया? आप ये समझिए भाई राजीव जी कि देश तो कुछ और मांग कर रहा था कि कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसमें कोई बड़ा फैसला, क्योंकि पहलगांव के जो जख्म है वो सूखे नहीं है। अभी पहलगांव के जो जख्म है उसमें खून के आंसू देश रो रहा है। तो अचानक से ये जिसकी कोई चर्चा नहीं थी, इसको लेके आना, तो ये भी लोगों का शक है, शंका है कि भी इस तरह की तो चर्चा थी नहीं। देश तो पहलगांव में इतना बड़ा हमला हुआ, सिक्योरिटी लैप्स हुआ, कैसे आतंकवादी आए, कैसे हमला कर दिया, कैसे चले गए बिना जो है उसके क्या नाम मुठभेड़ के, चुपचाप क्या हो रहा है, देश की निगाह तो इस पे थी। लेकिन अचानक ये फैसला आने से तो इसको जो है उस तरह से भी देखा नहीं जा रहा है कि भाई ये बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि मैं तो मानता हूं 1931 के बाद पहली बार अगर पूर्ण कास्ट सेंसस होगा तो इसका एक बहुत बड़ा जो है देश का जो स्ट्रक्चर है, देश का जो इस समय जो दृश्य है, उसका जो है एक जो है अवलोकन करने का, आकलन करने का एक जो है पैमाना सबके सामने आएगा। तो मैं तो इसको बहुत महत्वपूर्ण कदम मानता हूँ, बशर्ते कि ये हो।
ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट ना हो। मैं तो केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वो इसकी डेडलाइन निश्चित कर दे कि हम इस डेट से शुरू करेंगे और इस डेट में खत्म करेंगे, क्योंकि डिजिटल भारत है, रिसोर्स की कमी नहीं है, मशीनरी की कमी नहीं है। तो जब किसी चीज की कमी नहीं है तो एक डेडलाइन तय करके, जैसे हम तैयार करते हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है इतने दिन में पूरा करेंगे प्रोजेक्ट, तो अगर ये भी हो जाता। और अभी तो बहुत सारी चीजें जो पाइपलाइन में जो सामने नहीं आई है कि उसमें किस किस को रखेंगे, दोबारा से SC ST का ही कराएंगे या पिछड़े वर्ग की जातियों का भी की भी गणना होगी, सामान्य जाति की भी गणना होगी, क्योंकि सामान्य जाति के मन में भी शंका है। वो अपने आप कहते हैं कि भाई हमारी आबादी इतनी है और हम पे रिसोर्स कम है, वो उसके लिए आंदोलन भी करते हैं। इसके कारण उनको EWS भी मिला है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर रिप्रेजेंट 10% आरक्षण का लाभ भी मिल रहा है। तो ये जो है पैमाना सामने आ जाए, ये पता लग जाए कि क्या स्थिति है देश की आजादी के इतने बाद हम लोग कहाँ खड़े हैं। इसके लिए कास्ट सेंसस बहुत महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन जयशंकर भाई, जैसे सरकार ने ऐलान किया, इसकी क्रेडिट लेने का होड़ मच गया। कांग्रेस कह रही है कि उसकी वजह से हुआ है, सपा कह रही है, राजद कह रही है, बीजेपी कह रही है कि नहीं, हमारा ये सिद्धांत फैसला था, हमने कभी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया। सब लोग अपने अपने तरीके से क्रेडिट ले रहे हैं। आप अगर नेताओं के स्टेटमेंट, जैसे RSS के नेताओं के स्टेटमेंट आप उठा के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कब उन्होंने तो हमेशा इसका विरोध किया है। तो RSS के अंग्रेज जाके भाजपा क्या इसको कर सकती है? और भाजपा के भी बड़े नेताओं ने इवन पोस्टर जारी कर करके कहा कि भाई ये जो है एक इस तरह का। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी कभी ये था नहीं। पिछले 5-7 साल को अगर छोड़ दें तो 2011 में जब सेंसस हुआ था उन्होंने तो उसके आंकड़े भी जारी नहीं किए थे, यूपीए सरकार ने। तो मैं फिर ये कहूंगा, मैं बिहार के नेताओं का तो धन्यवाद करूंगा, बिहार के नेताओं का और तमिलनाडु के नेताओं का मैं धन्यवाद करूंगा कि उनकी तो कोशिश थी, उन्होंने तो अपने यहाँ कोशिश की थी और उन्होंने उसके आंकड़े भी जारी किए थे। लेकिन और किसी को क्रेडिट या उससे अच्छा ये है कि अभी क्रेडिट से अच्छा है कि अगर इसको जोड़ लगा के या जो है इसमें भी कोई जो है प्रयास किया जाए कि ये हो जाए। ये सिर्फ एक चुनावी जो है एक घोषणा ना बन के रह जाए, इसके बारे में सब लोगों को सोचना चाहिए। तो मेरा तो पूरा फोकस बात पे है, सर कुछ नहीं कि भाई ये हो जाए। जबकि जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रपति भाषण जो सेशन का फर्स्ट भाषण होता, मेरी पहली लाइन ये थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो हम तो कर्म में भरोसा रखते हैं और मेरा विश्वास है कि सरकार को कराएगी तो देश के बहुत बड़े एक तबके का भला होगा। इस साल जैसा आप खुद बता रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, अगले साल यूपी में चुनाव है, तो कहीं ये चुनावी दांव तो नहीं है? आप भी कुछ इशारा करें अपनी बातचीत में। अब देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जिस चीज का विरोध करते हैं अचानक उसका समर्थन करने लग जाए तो फिर इसको चुनावी दाव क्यों ना माना जाए। और ये चुनावी दाव भी हो, लेकिन हो तो मैं तो इसको तब सही मानूंगा जब ये बिहार चुनाव से पहले सरकार इसको करा दे। अगर नहीं कराती है तो फिर ये मानिए कि ये सिर्फ घोषणा ही। क्योंकि ये दोनों जो स्टेट है, बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ कास्ट जो है, जातीय समीकरण, जातीय दांव पेच बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव में। जस्ट मायने रखता है जातीय जातीय जो समीकरण बहुत मायने रखता है, और जातीय अत्याचार भी बहुत मायने रखता है। जिस तरह से आपको तो याद है ना, बिहार में जिस तरह से बिहार में लक्ष्मणपुर बातें घटनाक्रम हुआ, 50 लोगों की जान ली गई। तो जातीय नरसंहार, जातीय अत्याचार भी इन दोनों प्रदेशों में बहुत बड़े पैमाने पर था। इसलिए जातिगत जनगणना यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो सबको क्लियर हो जाए कि किसकी कितनी संख्या है, उसके पास रिसोर्स कितने। तो आपको क्या लगता है कि जातीय जनगणना से ही सामाजिक राजनीतिक स्तर पर जातियों को विकास का रास्ता भी निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूँ, 2 चीजें उदाहरण के तौर पे आपको देता हूँ। पहली बात तो जैसे हम बजट एलोकेटेड करते हैं, सोचिए हमने सामान्य जाति के लिए बजट की घोषणा की, उनके बच्चों को हम लोग जो है स्कॉलरशिप देंगे, जो गरीब बच्चे, और हमने आंकड़ा जुटाया कि उनकी संख्या 1000 है और हमने उनको बजट एलोकेटेड किया 1000 के हिसाब से। हमने आइडिया लगाया कि भाई पर बच्चे को 2 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो हमने बजट एस्टिमेट बनाया कि भाई 1000 बच्चे और 5 लाख रुपए के बच्चे के हिसाब से, तो इतना पैसा हमें जो है ये तैयार करना और ये हमें इस मद में देना है। लेकिन सोचिए उनकी संख्या ही 5000, तो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया ना। जहां 5 लाख रुपए मिलने थे वहां तो 1 लाख रुपए भी नहीं मिल पाएंगे उस हिसाब से। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस अवसर से वो दूर हो जाएंगे, उनको इस अवसर का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो संख्या अगर हम पे है तो उस संख्या का निर्धारण फिर बजट के आधार पर किया जा सकता है, तो इतने लोगों के साथ धोखा नहीं होगा।
जैसे बैकवर्ड की जनसंख्या 52% थी 31 में, जब मंडल कमीशन भी आया तो भी जो है उनको 52% माना गया। और 52% को अगर हम 52% हिस्सेदारी नहीं दे रहे तो फिर आप ये समझिए कि 52% लोगों के में तो एक बहुत बड़े, जैसे 27% आरक्षण का लाभ उनको हम दे रहे हैं, तो ऑलरेडी जो है 25% लोग साथ तो धोखा हो रहा है। उन 25 तक तो 5 कंपटीशन आ रहा है, तो ये 25% लोग जिनका हक बैठता है वो तो दूर हो जा रहे हैं। इसलिए मैं लेकिन मानता हूँ राजीव जी भाई कि इससे एक चेतना पैदा होगी, एक जानकारी आएगी, और लोगों को जानकारी होगी कि सरकार जो दावे करती है, वादे करती है, और जो उनको लुभावने सपने दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि उनकी स्थिति बदल गई, तो उनकी स्थिति क्या है, वास्तविक जानकारी आएगी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, और फिर जब बजट एलोकेट होगा तो वो वर्ग अपने हितों को के ध्यान में रखते, अपनी संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार से ये भी जानते हैं सरकार हम पे क्या खर्च कर रही है। लेकिन चंद्रशेखर भाई, ये भी कहा जाता है कि कहा जा रहा है कि इससे ओबीसी जातियों का नंबर बढ़ जाएगा, उनकी तादाद बढ़ जाएगी ओबीसी वर्गों का, तो दलितों का हित फिर कैसे सुरक्षित रहेगा? तो मैं कह रहा हूं, अगर ओबीसी की संख्या बढ़ जाएगी तो इससे दलितों का क्या जाएगा? आप मुझे बताओ, जब किस आधार पे इस बात को कह रहे हैं कि ओबीसी संख्या बढ़ेगी तो दलितों का नुकसान होगा? आप किस आधार पे कह रहे हैं? क्या आप रिप्रेजेंटेशन के आधार पे कह रहे हैं, आरक्षण के आधार पे कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक तबके कहा जा रहा है कि कई जगहों पर जो सर्वे वगैरह जो हुआ है वहां ओबीसी जातियों का नंबर जो है बढ़ गया है जातियों की तरफ, तो उससे दलितों का हित जो है सुरक्षित रह पाएगा। दलितों के हित को नुकसान क्या है? कोई लॉजिक ही नहीं है ये कि भाई अगर ओबीसी, जब यार वास्तविकता में जिनकी जितनी संख्या अगर उसका पता लग जाएगा, इससे दलितों का नुकसान क्या हो जाएगा? दलितों को अपनी जो संख्या उस आधार पर हिस्सेदारी मिलेगी, तो इससे उनका क्या नुकसान होगा? जब 10% आर्थिक आंकड़े कास्ट सेंसस जुटाए बगैर जो है ईडब्ल्यूएस दे दिया गया, तब तो दलितों के नुकसान की से चिंता की नहीं। भाई क्या इस देश में कास्ट सेंसस हुआ कि सवर्ण जाति की आबादी 10% है? किस आधार पे दिया गया ईडब्ल्यूएस? अगर इतनी चिंता थी सरकार को तो क्यों किया ईडब्ल्यूएस उन्होंने? बिना आप पे सोशियो इकोनॉमिक आंकड़े सामान्य जाति के थे, आपने सामान्य जाति से धोखा किया। मैं कहता हूं उनको 15% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या 15% के आसपास है, आपने 10% किस आधार पर दिया? तो क्या जातीय जनगणना से जो अति पिछड़े हैं, महादलित हैं, उनका भी भला हो पाएगा सही मायनों में? नहीं, असल में ही जानकारी मिलेगी कि उनकी संख्या क्या है, उनको बजट में मिल क्या रहा है, उनके लिए कौन सी पॉलिसी तैयार की गई उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, यही तभी जानकारी होगी। लेकिन एक यह भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑलरेडी कह चुका है फैसला है कि सरकारी नौकरी या शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा नहीं होगा, और इसमें अगर बढ़ता है ओबीसी का अगर संख्या अगर बढ़ता है तो क्या लगता है वो कैप भी हटनी चाहिए फिर तब? नहीं तो आप मुझे बताओ, फिर ये 10% आरक्षण देते सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला दिया, क्यों नहीं सोचा? ऑलरेडी 22.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को है, 27% जो है वो पिछड़ी जातियों को है, तो 49.5% हो गया, 50% हो गया। तो ऑलरेडी 10% कहां से दिया गया है? क्या ये शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोगों का हिस्सा काट के दिया जा रहा है या अलग दिया जा रहा है? जब दिया गया कैप ऑलरेडी खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के, मेरे याद है वो जो बैच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बैच, जिसने ऑर्डर किया था कि भाई ये होना चाहिए, डब्ल्यूएस रहना चाहिए, तो जब आपने जो है ये किया था, तो आप किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो है इसको कैपिंग करने की और उसको आगे बढ़ाने की, उसको रोकने की बात करेंगे? और ये 2% ही तो है सरकारी नौकरियां, ये भी तो बताना चाहिए देश को, सुप्रीम कोर्ट को, कि ये नौकरियां 2% ही तो जिनमें सरकारी हैं। इनमें भी जो है इतना जो है संविदा, ठेकेदारी, लेटरल एंट्री करके वैसे ही जो है दलित पिछड़ों का गला तो काट दिया सरकार ने। इसको कैसे छिपाएंगे? आज एक विभाग में, रेलवे में लाखों नौकरियां उसमें संविदा पे और ठेकेदारी पे, उनमें आरक्षण का लाभ कहां मिल रहा है? तो आप ये समझो, पहले से ही सरकार जो है चारों तरफ से हमारा गला काट रही है, तो सरकार को हमारी चिंता है कहां? लेकिन जो 50% वाली कैप की बात है, क्या लगता है कि नंबर बढ़ेगा तो हटनी चाहिए उसे? नहीं, वो तो हट ही गई ना भाई। इतना तो आप मुझे बता दो राजीव जी, जब 10% ईडब्ल्यूएस दिया गया तो वो हटी है, बची है? हाँ, उस पॉइंट है ना। हाँ, वो तो ऑलरेडी हट गई है ना, और उसको कैप को होना ही चाहिए। देखिए सरकारी सिस्टम, ये समझिए जो आज के हालात है, जिस थाने में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति नहीं है, उस थाने से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को
या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं तो पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को न्याय मिलेगा, इसकी उम्मीद करना छोड़ दीजिए जिस तरह की स्थिति आज है। क्योंकि सरकार जिनकी होती है वो उनको बड़े पैमाने पर अधिकारी सरकार के हिसाब से काम करते हैं, तो सरकार अगर कहेगी कि इनको न्याय नहीं देना तो वो न्याय ऑलरेडी नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में अगर ये रिप्रेजेंटेशन और ये डाइवर्सिटी भी नहीं बचेगी तो मैं तो नहीं मानता। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर पार्लियामेंट में हम नहीं होते तो कौन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के विषयों के उठा रहा है, पिछड़े वर्ग के विषय कौन उठा रहा है, मुस्लिम विषय कौन उठा रहा है, आप बताओ। वक्त पे कौन विरोध कर रहा था हमारे अलावा? जब ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ था हम ही थे ना। और SC/ST पे जो अत्याचार है उसके लिए हम ही तो बोलते हैं अकेले आदमी, और कौन बोलता है पार्लियामेंट में? आप बता दो एक व्यक्ति का नाम जो बोलता हो। एक तबका यह भी कह रहा है कि जातिगत जनगणना से देश बढ़ जाएगा, जो हमारी सामाजिक संरचना पे है, बहुत सारी चीजें लोग तो ये तबका कौन है, जरा फिर इसको पूरा क्लेरिफाई करके बता दो। नहीं, एक आवाज उठ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे देश बचेगा जातिगत जनगणना होगा तो। और इसमें एक भी दलित, पिछड़ा, मुसलमान नहीं होगा, आदिवासी नहीं होगा, शर्त लगा लो आप मुझसे। ये वो लोग हैं, इनके टाइटल चेक कर लो, जिनकी संख्या तो 10% है और जो लाभ 50% का ले रहे हैं। उनको ये डर हो रहा है कि अगर पोल खुल जाएगी, ये जानकारी आ जाएगी कि मीडिया में कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोग हैं, जुडिशरी में कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोग हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोग हैं। उनको एक खतरा है कि जब ये जानकारी आ जाएगी, बिजनेसमैन कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोग हैं, जब ये जानकारी आ जाएगी तो उनके ऊपर ये दबाव बनेगा कि भाई आप हमारे हिस्से को खा रहे हैं। क्योंकि बहुत लंबे समय से एक जो है ये जो है एक छूट बना के ये परोसा गया है कि शेड्यूल कास्ट का अधिकार शेड्यूल कास्ट के एक जाति के लोग खा रहे हैं, बैकवर्ड का अधिकार बैकवर्ड कुछ जातियों के लोग खा रहे हैं। ठीक है, ये एक जो ये एजेंडा बनाया गया है, इस एजेंडे की कलई खुल जाएगी, इसलिए कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। तो ये तो जिसको तकलीफ हो रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है संघर्ष करें। आपके हिसाब से जातिगत जनगणना से किस वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा होगा या सबको फायदा होगा? पूरे भारतीय समाज को फायदा होगा, क्योंकि सबके सामने एक दर्पण होगा और सबको जानकारी होगी किसका क्या हक बैठता, किसको क्या मिलना चाहिए। मतलब चंद्रशेखर भाई, अंतिम सवाल की जिसकी जितनी जाति है, जितना नंबर है, उसके हिसाब से उसकी उतनी हिस्सेदारी। सामाजिक न्याय करने वाली भारतीय जनता पार्टी, सामाजिक न्याय कैसे होगा जब आप पे आंकड़े नहीं होंगे? सामाजिक न्याय तो तभी होगा जब आप पे आंकड़े होंगे, और जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। ये आज का काम थोड़ा ये आंदोलन, ये तो वर्षों की मेहनत है जिसके लिए आगे आज बीजेपी को मजबूर होना पड़ा है, घुटने टेकने पड़े। ये वर्षों की मेहनत है माननीय काशीराम साहब की, ये वर्षों की मेहनत है उस समय के समकालिक नेताओं की जिन्होंने संघर्ष किया। होना चाहिए, और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले हम सब लोग, चाहे सदन में थे या सदन से बाहर, लगातार ये मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए। तभी, क्योंकि देश का जब हर तबका आगे बढ़ेगा और देश की तरक्की में योगदान देगा, जैसे मैं चाहता हूं कि पूरा बहुजन समाज सबसे बड़ा टैक्स पेयर बने।